हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। कंटिन्यू करेंगे हमारी 2 मिनट मैगी सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2019 और आज का हिस्ट्री का टॉपिक होगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि प्रीलिम्स 2019 की नोटिफिकेशन आ गई है यूपीएससी की, राइट। और इसके बारे में हम ऑलरेडी आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कर चुके हैं। एक दो जो इंपॉर्टेंट बातें और है वो हम दोबारा रिपीट कर देंगे। क्रैश कोर्स जो है प्रीलिम्स 2019 के लिए वो हमने लॉन्च कर दिया है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल गई है, तो इसको ज्वाइन करिए, इसका मैक्सिमम फायदा उठाइए। हमारे YouTube पे फ्री कंटेंट तो ऑलरेडी आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी रिच कंटेंट, और हम क्रैश कोर्स में इसको और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में जाके एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो सके प्रीलिम्स में, राइट। और जो चंडीगढ़ और आसपास के बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं आज की कहानी साइमन कमीशन की कि साइमन कमीशन था क्या। सबसे पहले तो एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इसका नाम है, जो कि 7 मेंबर की एक कमीशन बिठाई गई थी। ऑल वाइट कमीशन थी कि सारे के सारे वाइट मेंबर्स थे यूके के, जो जिनको हम साइमन कमीशन कहते हैं, क्योंकि जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, राइट। तो 8 नवंबर 1927 को ये कमीशन अपॉइंट करी गई थी। क्यों अपॉइंट करी गई थी? टू फोल्ड इसका मकसद था, दो चीजें थी। पहला तो इन्होंने ये देखना था कि क्या इंडिया एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, राइट, एज अ पॉलिटिकल एंटिटी तैयार है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए और फ्रीडम देने के लिए और पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए, राइट। और दूसरी चीज कि अगर ऐसी को पॉलिटिकल फ्रीडम या पॉलिटिकल राइट्स देने हैं तो ऑन व्हाट लाइंस, किन लाइंस पे, वो किस प्रकार के वो पॉलिटिकल फ्रीडम या राइट देनी है, ठीक है। टाइमिंग, अब बात यह है कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उसमें ये कहा गया था कि 10 साल बाद रिव्यू किया जाएगा कि इंडिया में और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या लेके आने हैं, राइट। तो 1919 के बाद 10 साल बाद 1929 में बारी आनी थी 1929 में, लेकिन 1927 में ही ये कमीशन बिठा दी गई। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी पावर में यूके में, उनको ये लगता था कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं शायद वो हम हार जाए और शायद हमारे बाद लेबर पार्टी पावर में आ जाए। और उनको ये लगता था कि लेबर पार्टी इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और वो इंडिया में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिससे क्या हो सकता है कि इंडिया, जो कि ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा प्राइज्ड कॉलोनी थी, उनके क्राउन का ज्यूल था, वो उनके हाथों से फिसल सकता है। कि इंडिया से जो वो पैसा या रिसोर्सेज ले रहे थे वो उनके हाथ से निकल सकते हैं, राइट। तो वो ये सिचुएशन नहीं आने देना चाहते थे, तो उन्होंने टाइम से 2 साल पहले ही रिफॉर्म्स के लिए कमीशन बिठा दी, राइट। और उस टाइम पे जो कंजर्वेटिव पार्टी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी कि ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, लॉर्ड बिरकेनहेड, उनका बहुत बहुत अहम हाथ था टाइम से पहले ही कमीशन अपॉइंट करने में, राइट। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था इस चीज को लेके? इंडिया का इमीडिएट और एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली यूनानिमस रिस्पॉन्स था। इंडिया में बहुत ज्यादा गुस्सा आया सारे पॉलिटिकल लीडर्स को। सबसे पहली बात कि आपने इस कमीशन से सारे इंडियंस को एक्सक्लूड किया, कि एक भी इंडियन इसका मेंबर नहीं है। और दूसरी चीज कि फॉरेनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट के लिए फिट है या नहीं है। मतलब उन्होंने एक भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को फिट नहीं समझा कि कमीशन का पार्ट बना दे, जो कि डिसाइड करे किसी भी मैटर को लेके जो इंडियन पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर बात करेगा, राइट। एक भी पॉलिटिकल लीडर उन्होंने फिट नहीं समझा, तो बहुत गुस्सा था इस बात पे। सबसे पहले तो हमने कहा कि हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है, जो प्रिंसिपल है, उसका बहुत बड़ा उल्लंघन है, ये वायोलेशन है। और दूसरी चीज, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी बेइज्जती है। आप हमें इंसल्ट कर रहे हैं कि हमें आप फिट नहीं समझते कि हम अपने बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। तो बॉयकॉट किया कांग्रेस ने। मद्रास सेशन जो हुआ कांग्रेस का 1927 दिसंबर में, उसमें बॉयकॉट किया। हर स्टेज पे, हर प्रकार में हम इसको बॉयकॉट करेंगे। हिंदू महासभा के लिबरल्स ने बॉयकॉट किया और मुस्लिम लीग में जो मेजॉरिटी फैक्शन था जिन्ना के अंदर, उसने भी बॉयकॉट किया। लेकिन पंजाब में यूनियनिस्ट्स ने बॉयकॉट नहीं किया और साउथ में जस्टिस पार्टी ने भी बॉयकॉट नहीं किया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसने बॉयकॉट किया और किसने नहीं बॉयकॉट किया, राइट। देन कमीशन लैंड हुआ बॉम्बे में फरवरी 3, 1928 को, राइट। पूरे देश में उस दिन हड़ताल रखी गई, हड़ताल करी गई, मास रैलीज हुई। कमीशन को ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ग्रीट किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, राइट। एक नई जनरेशन उमड़ के आई यूथ लीडर्स की, और इसमें सबसे आगे थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस। उन्होंने यूथ को रैली किया, एक मिलिटेंट फ्लेवर दिया एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट मूवमेंट को, और पूरे यूथ को रैली करके साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट लीड करी।
तो ये पहला ऐसा सिचुएशन थी कि यूथ लीडर्स ने निकल के आए, नेहरू और सुभाष ने एक नेशनल लेवल पे एक मूवमेंट लीड करी और यूथ ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया उनकी लीडरशिप के अंडर, उनके साथ जुड़ के, राइट। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टीज, हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटका में जो बना, ऐसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई जो कि अब नए रेडिकल आइडियाज की बात कर रही थी, सोशलिस्टिक आइडियाज की बात कर रही थी, राइट। तो इन यूथ को ऐसे आइडियाज को जर्मिनेशन मिली एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट के टाइम पे, राइट। लेकिन अब गवर्नमेंट का रिस्पांस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी होगा, क्योंकि यूके के 7 मेंबर की कमीशन आई है, तो गवर्नमेंट केम डाउन हैवीली, बहुत ज्यादा लाठीचार्ज हुआ। जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को क्या लाठीचार्ज हुआ लखनऊ में, लाला लाजपत राय ने को सिवियर ब्लोज मिली हेड पे, चेस्ट पे, इनफैक्ट इन ब्लोज की वजह से उनकी डेथ भी हो गई। दिस प्रोटेस्ट मूवमेंट, लाजपत राय जी ने जो ये एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जो लाठीचार्ज हुआ उनसे उनकी मौत भी हो गई। तो पूरे देश में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस बात को लेके कि आपने हमारे एक सीनियर, एक टॉल पॉलिटिकल लीडर की लाठीचार्ज की वजह से डेथ कर दी, राइट। तो बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश था देश में। अब इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहला तो जैसे हमने बात करी, यूथ को स्टिमुलस मिला। यूथ अब ना ही सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, बट सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करने लगे ऑन सोशलिस्टिक लाइंस। जैसा कि नेहरू और बोस की लीडरशिप के अंडर वो आए, तो 1930s में इसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा इम्पेटस मिलेगा कि सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी चाहिए, राइट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस का निकला कि लॉर्ड बिरकेनहेड, जो हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने चैलेंज किया इंडियन पॉलिटिशियंस को कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए मुझे जो कि सारे के सारे पॉलिटिकल सेक्शंस जिस पे अग्री करते हो। और इस उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई फरवरी 1928 में, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मोतीलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप के अंडर एक सब कमेटी बिठाई गई, जिसने अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का चैलेंज एक्सेप्ट किया जो कि भारत में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे पॉलिटिकल फैक्शंस को एक्सेप्टेबल हो, राइट। तो मोतीलाल नेहरू जी की लीडरशिप में ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले अपने 2 मिनट मैगी सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू।